नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम उस खबर की चीरफाड़ करने जा रहे हैं जिसने भारत के करोड़ों नौकरी पेशा लोगों की रातों की नींद और दिन का चयन दोनों को एक साथ प्रभावित कर दिया है। सोचिए जरा, एक सुबह आप उठते हैं और आपको पता चलता है कि आपकी नौकरी, जो आपकी जिंदगी का आधार थी, वो नहीं रही, या घर में कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई है कि पैसों की जरूरत आन पड़ी है। अब तक आप अपने पीएफ खाते को एक ऐसे लॉकर की तरह देखते थे जिसकी चाबी आपके पास नहीं थी। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने नियमों में एक ऐसा भूकंप ला दिया है जिसका असर आने वाले कई दशकों तक महसूस किया जाएगा। सीबीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की हाल ही में संपन्न हुई 230वीं बैठक में जो फैसले लिए गए हैं वे किसी क्रांतिकारी बदलाव से कम नहीं हैं। सबसे बड़ी और सबसे चौंकाने वाली खबर है हाई इंसेंटिव्स के साथ एक 100% पीएफ निकासी की संभावना। जी हां, आपने सही सुना। आपकी मेहनत की पूरी कमाई, आपका और आपके एम्प्लॉयर का पूरा हिस्सा अब आप निकाल सकते हैं। लेकिन रुकिए, जितनी तेजी से यह खबर फैली है उतनी ही तेजी से एक और खबर ने पेंशनरों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। ईपीएस यानी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के नियम भी बदल गए हैं। आने वाले 6 महीने भारत के करोड़ों ईपीएफ और ईपीएस सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये नए नियम कैसे लागू होंगे? इन बदलावों की असली लागत क्या है? कौन है जो इस नए सिस्टम में फायदा पाएगा और किसकी जेब कटने वाली है? आज के इस विशेष विश्लेषण में, जो लगभग 3000 शब्दों तक फैला होगा, हम इन्हीं धरातल के परिणामों की बात करेंगे। हम हर नियम को खोल कर देखेंगे, उसके हर पहलू को टटोलेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि इसका असर आपके और मेरे परिवार के भविष्य पर आखिर कैसे पड़ेगा। क्या यह बदलाव हमें सच्ची आर्थिक आज़ादी की ओर ले जा रहा है, या फिर यह हमारी लंबी अवधि की पेंशन रणनीतियों को एक ऐसे जोखिम में डाल रहा है जिसकी भरपाई नामुमकिन होगी? अगर आप ईपीएफओ के सदस्य हैं, अगर आप ईपीएस के सब्सक्राइबर हैं, या आप सिर्फ अपने बुढ़ापे की पेंशन को लेकर थोड़ी भी फिक्र करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। इसे अंत तक पूरा देखें। बीच बीच में हम आपकी राय भी मांगेंगे, इसलिए कमेंट करने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि आपकी राय इस चर्चा में सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस बड़ी खबर का पूरा विश्लेषण। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ईपीएफओ को अचानक इन बड़े बदलावों की जरूरत क्यों पड़ी। सालों से ईपीएफओ की छवि एक ऐसे संगठन की रही है जो पैसे को बचाने पर जोर देता है, निकालने पर नहीं। लेकिन सीबीटी की 230वीं बैठक में जो रिफॉर्म पैक पेश किया गया, वो एक नई सोच को दर्शाता है। इस पैक में 100% पीएफ निकासी, पार्ट विड्रॉवल नियमों का सरलीकरण और पेंशन निकासी के लिए नई और लंबी टाइमलाइन शामिल हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ईपीएफओ अब मान रहा है कि लोगों को रिटायरमेंट से पहले भी पैसों की सख्त जरूरत पड़ सकती है। पहले जहां ईपीएफ से पैसा निकालना टेढ़ी खीर था, दर्जनों फॉर्म और सैकड़ों शर्तें थीं, अब उसे आसान, लचीला और मेंबर फ्रेंडली बनाना ईपीएफओ की नई प्राथमिकता बन गई है। तो पहला और सबसे धमाकेदार बदलाव है 100% पीएफ निकासी। ईपीएफओ अब अपने सदस्यों को यह अभूतपूर्व अनुमति दे रहा है कि वे अपनी पूरी पीएफ राशि, ध्यान दीजिए, सिर्फ आपका कर्मचारी हिस्सा नहीं, बल्कि नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर का हिस्सा भी निकाल सकें, बशर्ते वे कुछ तयशुदा पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों। यह खबर उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत बनकर आई है जो अचानक आई किसी आपदा या इमरजेंसी में खुद को फंसा हुआ पाते थे। अपने ही पैसे के लिए उन्हें बैंकों के चक्कर काटने पड़ते थे, महंगे लोन लेने पड़ते थे। अब वह रास्ता साफ होता दिख रहा है। लेकिन जैसा कि हर बड़ी छूट के साथ होता है, इसके साथ भी कुछ शर्तें जुड़ी हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। पहले की जटिलता को खत्म किया गया है। आपको याद होगा, पहले ईपीएफओ के 13 अलग अलग विड्रॉवल नियम थे। हर नियम की अपनी शर्तें, अपनी सीमाएं थीं। यह एक ऐसी भूल भुलैया थी जिसमें आम कर्मचारी खो जाता था। अब ईपीएफओ ने इस जाल को साफ कर दिया है। इन 13 नियमों को मिलाकर सिर्फ 3 बड़ी श्रेणियों में बांट दिया गया है। पहली श्रेणी है एसेंशियल नीड्स यानी बुनियादी जरूरतें। इसके तहत बीमारी का इलाज, बच्चों की शिक्षा, शादी ब्याह जैसे बड़े खर्चे और सबसे महत्वपूर्ण, घर बनाने या खरीदने की जरूरत को शामिल किया गया है। ये वो जरूरतें हैं जिनके लिए इंसान अपनी जिंदगी भर की पूंजी दांव पर लगा देता है। दूसरी श्रेणी है हाउसिंग नीड्स, जिसे अलग से भी महत्व दिया गया है।
क्योंकि अपना घर हर भारतीय का सपना होता है। और तीसरी और शायद सबसे दिलचस्प श्रेणी है स्पेशल सर्कमस्टांसेस यानी विशेष परिस्थितियां। इस तीसरी श्रेणी की खासियत यह है कि इसमें सदस्य को कोई खास कारण बताने की जरूरत नहीं होगी। जी हां, नो क्वेश्चंस आस्क्ड पॉलिसी की तरफ यह एक बड़ा कदम है। इसका मतलब है कि अगर आप किसी ऐसी जरूरत में हैं जिसे आप किसी फॉर्म पर बयां नहीं कर सकते, तब भी आप पैसा निकाल सकते हैं। यह लचीलापन अभूतपूर्व है। इन सभी आंशिक निकासी यानी पार्शियल विड्रॉवल के लिए एक न्यूनतम सेवावधि यानी मिनिमम सर्विस पीरियड भी तय किया गया है, जो अब सभी प्रकार की निकासी के लिए एक समान 12 महीने यानी 1 साल कर दिया गया है। यह भी एक बड़ा सरलीकरण है, लेकिन ईपीएफओ ने इस खुली छूट के साथ एक सेफगार्ड भी लगाया है, एक ब्रेक भी लगाया है ताकि लोग जोश में आकर अपना सब कुछ खाली न कर दें। यह नया नियम कहता है कि आप निकासी तो कर सकते हैं, लेकिन आपके खाते में 25% का न्यूनतम बैलेंस हमेशा बना रहना चाहिए। अब आप पूछेंगे, क्यों? ईपीएफओ का तर्क है कि यह 25% आपकी रिटायरमेंट सेविंग्स का कोर यानी मूल हिस्सा है, जिसे किसी भी हालत में छुआ नहीं जाना चाहिए। यह इसलिए किया गया है ताकि आपकी रिटायरमेंट की बचत पूरी तरह से शून्य न हो जाए। यह वो हिस्सा है जिसे आप भविष्य के लिए बढ़ा सकते हैं, जिस पर आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलता रहेगा। लेकिन यह नया नियम सिर्फ पीएफ तक ही सीमित नहीं है, और यहीं पर कहानी एक गंभीर मोड़ लेती है। ईपीएस यानी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम, वो योजना जो आपके बुढ़ापे का सहारा बनने का वादा करती है, उसमें भी एक बहुत बड़ा और विवादास्पद बदलाव किया गया है। ईपीएफओ ने पेंशन यानी ईपीएस की फाइनल निकासी, मतलब जब आप नौकरी छोड़ते हैं और अपनी पेंशन का पूरा पैसा एक मुश्त निकालना चाहते हैं, उसके वेटिंग पीरियड को आसमान पर पहुंचा दिया है। पहले यह वेटिंग पीरियड सिर्फ 2 महीने का होता था, यानी नौकरी छोड़ने के 2 महीने बाद आप अपने ईपीएस खाते में जमा पूरा पैसा, यदि आपकी सर्विस 10 साल से कम है, निकाल सकते थे। लेकिन अब इस 2 महीने की अवधि को बढ़ाकर सीधे 36 महीने यानी पूरे 3 साल कर दिया गया है। यह एक बहुत बड़ा झटका है। इसका मतलब यह है कि यदि आप आज नौकरी छोड़ते हैं, तो अपने ही ईपीएस खाते में जमा पैसे को निकालने के लिए आपको 3 साल का लंबा इंतजार करना होगा। यह फैसला ईपीएफओ ने क्यों लिया? संगठन की दलील है कि यह कदम पेंशन फंड की दीर्घकालीन सुरक्षा, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए जरूरी है। उनका मानना है कि लोग सिर्फ शॉर्ट टर्म जरूरतों के लिए छोटी छोटी नौकरियों के बीच पेंशन की बचत को खाली कर देते हैं, जिससे पेंशन फंड का मूल उद्देश्य ही विफल हो रहा है। वे चाहते हैं कि यह पैसा सिस्टम में बना रहे ताकि फंड सुरक्षित रहे। सीबीटी की इसी बैठक में सिर्फ निकासी और जमा के नियम ही नहीं बदले, बल्कि ईपीएफओ के पूरे ऑपरेशनल ढांचे को बदलने की नींव भी रखी गई है। ईपीएफओ ने ईपीएफओ 3.0, ईपीएफओ 3.0 का एक महत्वाकांक्षी रोड मैप भी मंजूर किया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ईपीएफओ अब फाइलों और पुराने सर्वरों की दुनिया से निकलकर एक पूरी तरह से डिजिटल, तेज तर्रार और यूजर सेंट्रिक संगठन बनने जा रहा है। इस नए ईपीएफओ 3.0 के तहत लेन देन बहुत तेज होंगे, क्लेम सेटलमेंट आसान होंगे और उपयोगकर्ता का अनुभव यानी यूजर एक्सपीरियंस पूरी तरह बदल जाएगा। इसमें कोर बैंकिंग सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन, क्लाउड नेटिव टेक्नोलॉजी ताकि सिस्टम कभी डाउन ना हो, एपीआई फर्स्ट माइक्रो सर्विसेज ताकि दूसरे ऐप्स से आसानी से जुड़ सके, और एक मल्टीलिंगुअल सेल्फ सर्विस प्लेटफॉर्म शामिल होगा। इसका मकसद यह है कि हर सदस्य, चाहे वह देश के किसी भी कोने में हो, किसी भी भाषा को बोलता हो, ईपीएफओ की सेवाओं तक अपने मोबाइल फोन से सरल पहुंच बना सके। और एक और बड़ा कदम जो सीधे तौर पर कंपनियों और कानूनी पचड़ों से जुड़ा है, ईपीएफओ ने अपनी बरसों से लंबित विवादों और मुकदमेबाजी के पहाड़ को कम करने के लिए एक नई विश्वास स्कीम भी लॉन्च की है। सीबीटी ने इसे भी अपनी हरी झंडी दे दी है। यह विश्वास स्कीम क्या है? आप जानते हैं कि कई कंपनियां अपने कर्मचारियों का पीएफ समय पर जमा नहीं करती। जब वे देरी से जमा करती हैं, तो ईपीएफओ उन पर पीनल डैमेजेस यानी दंडात्मक हर्जाना लगाता है, जो कभी कभी मूल राशि से भी ज्यादा हो जाता है। इसके खिलाफ कंपनियां कोर्ट चली जाती हैं और मामले सालों साल लटकते रहते हैं। इस विश्वास स्कीम के अंतर्गत ईपीएफओ ने इन पीनल डैमेजेस को कम करने की एक व्यवस्था बनाई है। पुराने समय के मुकदमों और दावों, खासकर जो ईपीएफओ एक्ट के सेक्शन 14B के तहत आते हैं,
उनकी समीक्षा की जाएगी। कई मामलों में कोर्ट केस को वापस लेकर सुलह की राह अपनाई जाएगी। यह कदम ईपीएफओ और सदस्यों दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि इससे लिटिगेशन की कॉस्ट यानी मुकदमेबाजी का खर्चा कम होगा और ईपीएफओ के अधिकारियों को कानून के झमेले में कम समय देना पड़ेगा, जिससे वे क्लेम सेटलमेंट जैसे जरूरी कामों पर ध्यान दे पाएंगे। तो यह है बदलावों का पूरा खाका। पीएफ में खुली छूट, शर्तों के साथ, पेंशन पर सख्त ताला, डिजिटल होने का वादा और पुराने विवादों को निपटाने की स्कीम। अब सबसे बड़ा सवाल, ये सारे रिफॉर्म्स अगले 6 महीनों में हमारी और आपकी जिंदगी पर कैसे लागू होंगे? इसका असली असर क्या होगा? चलिए एक एक करके इसका विश्लेषण करते हैं। पहला मुद्दा, जल्दी निकासी, लेकिन शर्तों के साथ। 100% पीएफ निकासी का फायदा तो मिलेगा, लेकिन वह 25% की सीमा हमेशा आपके खाते पर रहेगी। कई विशेषज्ञ इसे आज की जरूरत और कल की सुरक्षा के बीच का एक अच्छा संतुलन कह रहे हैं। उनका मानना है कि लोगों को इमरजेंसी में पैसा भी मिल जाएगा और बुढ़ापे के लिए कुछ बचेगा भी। लेकिन क्या यह सच है? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं। पॉज कीजिए और कमेंट में अपनी बात लिखिए। क्या यह 25% का बैलेंस रूल आपको भरोसेमंद लगता है? या आपके मन में यह डर है कि यह 25% हिस्सा भी महंगाई की दौड़ में पीछे छूट जाएगा और एक दिन आप इस हिस्से को भी शायद कभी सही मायने में उपयोग न कर पाएं? आपकी राय क्या है? दूसरा मुद्दा, और शायद सबसे दर्दनाक, पेंशनर्स का डर। जिन लोगों ने ईपीएस में अपनी जवानी के कीमती साल लगाए, यह सोचकर कि बुढ़ापे में एक सहारा होगा, उन्हें अब अपनी ही जमा राशि के फाइनल सेटलमेंट के लिए 36 महीने यानी 3 साल इंतजार करना पड़ेगा। यह समय बहुत बहुत लंबा है। क्या आपको लगता है कि यह नया नियम पेंशनरों की तात्कालिक जरूरतों को पूरी तरह दरकिनार कर रहा है? वह व्यक्ति जो 50 साल की उम्र में नौकरी छोड़ता है और अपना छोटा मोटा कारोबार शुरू करने के लिए उस पैसे पर निर्भर है, वह 3 साल तक क्या करेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। क्या यह पेंशनरों के साथ अन्याय नहीं है? तीसरा मुद्दा, डिजिटल बदलाव की सुविधा। ईपीएफओ 3.0 के जरिए क्लेम सेटलमेंट आसान होंगे, यह वादा किया गया है। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अब घर बैठे ही बन सकेगा, वीडियो वेरिफिकेशन के जरिए। यह खबर खासकर उन लाखों बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत है जिन्हें हर साल नवंबर-दिसंबर में अपनी जिंदा होने का सबूत देने के लिए बैंकों के चक्कर लगाते लगाते एडियां घिस जाती थीं। क्या आपके एरिया में, आपके परिवार में ऐसे बुजुर्ग हैं जो इस डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा से सच में राहत महसूस करेंगे? या आपको लगता है कि भारत में डिजिटल साक्षरता अभी भी एक चुनौती है और यह नई प्रणाली भी कई लोगों को उलझा देगी? कमेंट में अपना या अपने किसी जानकार का अनुभव जरूर लिखिए। चौथा मुद्दा, विश्वास स्कीम से मुकदमों में कमी। यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि लिटिगेशन कम होगी, मुकदमे घटेंगे। इससे ईपीएफओ, कर्मचारियों और सदस्यों के बीच भरोसा बढ़ेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह स्कीम सभी लंबित मामलों को सही मायने में और निष्पक्ष रूप से सुलझा पाएगी? आप क्या सोचते हैं? क्या यह विश्वास स्कीम एक गेम चेंजर साबित होगी जो सिस्टम को साफ कर देगी? या यह सिर्फ एक अस्थायी समाधान है जो डिफॉल्टर कंपनियों को एक एस्केप रूट यानी बच निकलने का रास्ता दे रही है? लिखिए कमेंट में। देखिए, हर बड़ा सुधार हमेशा आसान नहीं होता और वह अपने साथ नई चिंताएं भी लेकर आता है। इस बड़े रिफॉर्म पैकेज के साथ भी कुछ गंभीर चिंताएं जुड़ी हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सबसे पहली चिंता, जैसा हमने कहा, वह है लंबा इंतजार। ईपीएस निकासी के लिए 36 महीने का इंतजार किसी भी तर्क से जायज नहीं लगता। यह उन लोगों को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाएगा जिन्हें सच में तुरंत पेंशन सेटलमेंट की जरूरत है। दूसरी चिंता है भूल चूक की संभावना। जब भी कोई सिस्टम इतने बड़े पैमाने पर डिजिटल होता है तो शुरुआत में एरर्स यानी गलतियां भी होती हैं। ईपीएफओ 3.0 एक बड़ा सपना है, लेकिन भारत का हर सदस्य, हर मजदूर, हर कर्मचारी इन नए डिजिटल सिस्टम्स के लिए शायद अभी तैयार ना हो। एक छोटी सी गलती, नाम में एक स्पेलिंग मिस्टेक या आधार लिंकिंग में एरर, और आपका क्लेम अटक सकता है। तीसरी और सबसे बड़ी चिंता है लिक्विडिटी का दांव। ये जो 100% पीएफ निकालने की छूट दी जा रही है, यह एक दोधारी तलवार है। कुछ वित्तीय विशेषज्ञ डर जता रहे हैं कि लोग अपने पीएफ की सुरक्षित राशि को निकालकर निजी निवेशों में, जैसे शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या शायद सट्टा बाजारों में लगा सकते हैं। उन्हें लग सकता है
कि वहां उन्हें ईपीएफओ के 8.5% से ज्यादा रिटर्न मिलेगा, लेकिन इसमें जोखिम है। अगर वह निवेश डूब गया तो क्या होगा? इससे उनका रिटायरमेंट कॉर्पस, जो सालों की मेहनत से बना था, वह हमेशा के लिए कमजोर हो सकता है। आपका क्या ख्याल है? क्या यह रिफॉर्म एक रिवॉल्यूशन यानी क्रांति है जो कर्मचारी को उसके पैसे का मालिक बना रही है, या फिर यह एक खतरनाक रणनीति है जो लोगों को अपना बुढ़ापा दांव पर लगाने के लिए उकसा रही है? एक बार फिर वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट में अपनी बेबाक राय लिखिए। तो अगर आप एक ईपीएफओ सदस्य हैं तो इस बदलते माहौल में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने ईपीएफओ खाते और अपने यूएएन की जानकारी को नियमित रूप से चेक करें। अपनी पासबुक डाउनलोड करें और देखें कि आपका बैलेंस, आपकी सर्विस हिस्ट्री, सब कुछ ठीक है या नहीं। दूसरा, इस नई निकासी नीति के अनुसार अपनी पीएफ प्लानिंग को तुरंत अपडेट करें। यह मत सोचिए कि पीएफ सिर्फ रिटायरमेंट के लिए है। अब यह आपका इमरजेंसी फंड भी है, लेकिन उस 25% की लक्ष्मण रेखा के साथ। तीसरा, यदि आप निकासी करने की सोच भी रहे हैं तो जोश में आकर फैसला न लें। पहले किसी वित्तीय विशेषज्ञ से सलाह लें। समझें कि आज पैसा निकालने से आपके रिटायरमेंट पर, कंपाउंडिंग के गणित पर कितना बड़ा नुकसान होगा। रिटायरमेंट प्लानिंग का पूरा नक्शा बनाना अब पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है। चौथा, अगर आपको लाइफ सर्टिफिकेट या पेंशन निकासी की प्रक्रिया में कोई भी परेशानी हो रही है तो चुप न बैठें। ईपीएफओ की हेल्पलाइन, उनके ग्रीवेंस पोर्टल पर अपनी शिकायत तुरंत दर्ज करें। और पांचवां, अन्य सदस्यों के साथ अपने अनुभव साझा करें। सोशल मीडिया या पेंशन फोरम पर अपनी कहानी और अपना योगदान दें। जब लाखों लोग एक साथ अपनी आवाज उठाते हैं तभी सिस्टम में सुधार होता है। दोस्तों, यह था ईपीएफओ के इन नए, क्रांतिकारी और कुछ हद तक विवादास्पद नियमों का पूरा, और मेरा यकीन मानिए 3000 शब्दों से भी ज्यादा गहरा विश्लेषण। 100% पीएफ निकासी, ईपीएस पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव और डिजिटल सुधारों की दिशा में यह एक बहुत बड़ा कदम है। इन बदलावों से कुछ लोगों को सच में आज की जरूरतों के लिए तत्काल मदद मिलेगी, लेकिन यह भी सच है कि लाखों लोगों की दीर्घकालीन सुरक्षा और उनकी पेंशन को लेकर गंभीर सवाल भी खड़े हो गए हैं। यह एक ऐसा संतुलन है जिसे साधना बहुत मुश्किल होगा। अगर आपको लगा कि यह जानकारी, यह गहरा विश्लेषण आपके लिए या आपके किसी जानकार के लिए, आपके परिवार के किसी सदस्य के लिए उपयोगी है, तो इस वीडियो को अपना समर्थन दें। इसे लाइक करें, इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपने सहकर्मियों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन बदलावों के लिए तैयार हो सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपके लिए ईपीएफओ, पेंशन और आपके पैसे से जुड़े सबसे ताज़ा अपडेट्स और ऐसा ही निष्पक्ष विशेषज्ञ विश्लेषण ला सकें। और आखिर में एक बार फिर कमेंट में जरूर लिखिए कि आपका व्यक्तिगत अनुभव क्या है। क्या आप इन नए नियमों का फायदा उठाने की योजना बना रहे हैं, या आपके मन में यह चिंता है कि इससे आपकी पेंशन की समस्याएं और बढ़ जाएंगी? आपकी राय हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, जहां हम विशेष रूप से देखेंगे कि ईपीएफओ 3.0 का वह अगला क्लाउड बेस्ड अपडेट क्या है और वह आपकी सेविंग्स की सुरक्षा को कैसे प्रभावित करेगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सूचित रहें और हमेशा सोच समझकर निर्णय लें। धन्यवाद और जय हिंद।